हमारा जीवन हमारे माँ बाप के द्वारा दिया गया है और हमारी प्रथम जो टीचर होती है वो माँ होती है। माता पिता के द्वारा बच्चा एक संस्कार सीखता है। संस्कार के साथ साथ बच्चे के अंदर जो हर तरफ से विकास होता है वो एक कुशल शिक्षक के द्वारा होता है। एक कुशल जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को सही दिशा में लेके जाता है, ऐसे दिशा में लेके जाता है जिस दिशा में गड्ढे न हो, सही तरीके से जिस मार्ग पे वो चल रहा है वो मार्ग उसके लक्ष्य की ओर लेके जाए और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। अपने माता पिता को नमन करते हुए आज तक मुझे जिन गुरुओं ने शिक्षा दिया, मार्गदर्शन दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, मैं उनको भी नमन करते हुए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो टीचर्स डे है ये हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। राधाकृष्णन जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और उनके अंदर पढ़ने की बहुत ही ललक थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत ही अच्छे दार्शनिक थे, एजुकेशनिस्ट थे और विचारक थे। इन्होंने अपने दर्शन को, भारत की संस्कृति को, सभ्यता को केवल अपने ही देश में नहीं प्रचार प्रसार किया बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़ोर शोर से इनकी बातों का स्वागत हुआ, इनका सम्मान किया गया। तो आज हम इनसे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को समझेंगे, जानेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनके लाइफ में जिसको हम जानेंगे। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इनके जन्म के बारे में समझ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को 1888 को तिरुतनी ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके नाम के आगे जो सर्वपल्ली लगाते हैं तो उसके पीछे भी क्या है, एक कहानी है। कहानी ये है कि इनके जो पूर्वज थे वे सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। कुछ समय के बाद इनके पूर्वज तिरुतनी गांव में आए और वहां के बस गए, लेकिन उन्होंने अपने गांव की याद को संजोए रखने के लिए अपने नेम के आगे एक सरनेम लगा रखा, सर्वपल्ली। तो इनके जितने भी पूर्वज थे वो सर्वपल्ली लगाते थे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाया। तो इस तरह से इनका जो पूरा नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगा, इसके पीछे की कहानी हम यहाँ पे जाने। आगे चलते हैं हम। चूँकि ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा क्या थे, बुद्धिमान थे, पढ़ने में अच्छे थे और इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वो तिरुतनी गांव में ही हुई। उसके बाद से आगे की पढ़ाई करने के लिए ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में गए। यहाँ पर भी एक स्टोरी आती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके लाइफ से जुड़ी हुई। आपको जान के हैरानी होगी कि इनका जो पूरा ध्यान था, ये साइंस पढ़ना चाहते थे, ये साइंस का स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन इन्होंने फिलॉसफी को चूज किया। इसके पीछे भी एक कहानी है। इनके एक कज़न थे जो कि उसी कॉलेज में पढ़ते थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही वो पढ़ते थे और वे फिलॉसफी से पढ़ते थे। तो इनसे मिलने के लिए वो आए और जब वो मिलने आए तो अपनी एक फिलॉसफी की किताब इनके पास भूल कर चले गए। जब वो किताब भूल कर चले गए तो इनके पास वो किताब थी। इन्होंने उस किताब को पढ़ा और किताब पढ़ने के बाद से एकदम इन्होंने मन बना लिया कि नहीं, अब मुझे फिलॉसफी ही पढ़ना है। फिर इन्होंने साइंस जो कि पढ़ने वाले थे, साइंस को इन्होंने छोड़ दिया कि साइंस मैं अब नहीं पढ़ूंगा और मैं अब फिलॉसफी पढ़ूंगा। तो इसके बाद से इन्होंने क्या किया, फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया।
तो ये फिलॉसफी सब्जेक्ट कैसे लिए, इसके पीछे की क्या है कहानी मैंने बताया। डॉक्टर राधा कृष्णन ने 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ही मास्टर की डिग्री ली। उसके बाद से 1909 में फिलॉसफी विभाग में ही इनको नौकरी मिल गई। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में इनको प्रोफेसर बना दिया गया। 1921 में जब ये मैसूर विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय कोलकाता जा रहे थे, वहाँ पर भी इनकी नियुक्ति हुई थी एज अ प्रोफेसर। तो जब ये जा रहे थे तो मैसूर विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स थे इनके, उन सारे स्टूडेंट्स की आंखें नम हो गईं और वे इनके सम्मान में एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। उस फेयरवेल पार्टी में इनका सम्मान किया गया। इनके बारे में जो भी स्टूडेंट्स थे अपने विचारों को रखे और सभी लोगों की क्या थी, आंखें नम थी, क्योंकि उनका बहुत ही प्रिय टीचर उनसे दूर हो जा रहा था। और यहाँ पे एक जो बात पता चलती है वो बहुत ही अच्छी बात है। काश आजकल के भी स्टूडेंट ऐसे होते तो थोड़ा सा अच्छा लगता, लेकिन चीज़ें बदल गई हैं। टीचर्स भी वैसे नहीं रहे, स्टूडेंट्स भी ऐसे नहीं रहे, सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। लेकिन जो बात है वो मैं शेयर यहाँ पे करना चाहूँगा। जब वहाँ पे फेयरवेल पार्टी हो गया तो एक बग्गी का व्यवस्था किया गया था। एक बग्गी लाई गई और बग्गी जो लाई गई इसलिए लाई गई कि ये स्टेशन जाएं। स्टेशन पहुंचाने के लिए राधा कृष्णन जी को स्टेशन पहुंचाने के लिए क्या हुआ था, बग्गी की व्यवस्था की गई थी। बग्गी तो ला दिया गया, बट यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि उस बग्गी को घोड़े नहीं खींच के ले गए। इनके जो भी स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट्स मिलकर स्टेशन तक उस बग्गी को खींच के ले गए और उन्होंने क्या किया, इनको ट्रेन पे बैठाया और अलविदा किया। उनको वहाँ से क्या किए, वो फेयरवेल किए। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतना ज़्यादा प्रभाव था इनका अपने स्टूडेंट्स के बीच में कि आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक टीचर जो कि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जा रहा है और इसको स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उस बग्गी को घोड़े नहीं खींच रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है, उनके स्टूडेंट्स उसको खींच के लेके जा रहे हैं। कितने गौरव की बात है, कितनी बड़ी बात है एक टीचर के लिए। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय का इनको वाइस चांसलर बनाया गया और उसके बाद से 1939 में इनको काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि ये मदन मोहन मालवीय के कहने पे आए थे, ऑक्सफोर्ड में ये क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने ऑक्सफोर्ड को छोड़कर मालवीय जी का आग्रह को स्वीकार किया और आकर इन्होंने क्या किया, काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद को सुशोभित किया 1939 में। 1939 ईस्वी में क्या हुए, ये आए। 1939 से 1948 तक, 1939 टू 1948 तक ये क्या रहे, वाइस चांसलर रहे बनारस विश्वविद्यालय में। 1949 से लेकर 1952 तक ये सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किए। एक बात और बता दें हम आपसे, इनका पॉलिटिकल मैटर में कोई इंटरफियर नहीं था, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने कभी भी किसी पार्टी के फेवर में कोई बात नहीं की और किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था, इवन कांग्रेस से भी कुछ लेना देना नहीं था उस समय। 1952 से 1957 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और दूसरा कार्यकाल भी इन्होंने क्या किया, पूरा किया एज अ उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में 1957 टू 1962, 1957 से 1962 तक। 1962 से 1967 तक ये एज अ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में क्या हुआ, इन्होंने कार्य किया। 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इनका नाम नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ये पुरस्कार नहीं पा सके। लेकिन नॉमिनेट हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। एक बात और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा
जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 1950 में ये स्टालिन से मिले। स्टालिन के बारे में आप सबको पता है, जो लोग भी पढ़े हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो हम बातों के माध्यम से जान जाते हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, समाज को अटेंड करते हैं, तो भी हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। स्टालिन एक तानाशाही विचारधारा का व्यक्ति था और चूँकि इनकी मुलाकात बहुत बार कोशिश की गई कि इन दोनों में मुलाकात हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई। काफ़ी दिनों के बाद से क्या हुआ, इनकी मुलाकात हुई स्टालिन से। और जब ये स्टालिन से मिले तो इन्होंने कहा कि आपसे मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और जो मुलाकात अरेंज किया गया था वो बिल्कुल कम समय के लिए किया गया था। ज़्यादा समय के लिए वो अरेंज नहीं किया गया था, बहुत ही कम समय के लिए किया गया था। तो ये हुआ कि ये कहे कि आपसे मुलाकात करना बड़ा ही मुश्किल है। तो स्टालिन ने बोला कि कहाँ मुश्किल है, अगर मुश्किल होता तो आप मिले कहाँ होते हमसे। फिर उसके बाद से राधा कृष्णन ने उनसे कहा कि आपको पता है, हमारे देश में एक सम्राट हुआ करते थे जो कलिंग पे क्या किए, विजय प्राप्त किए, और उस युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। और उस युद्ध के बाद से उनका जो विचार था वो बदल गया और उनके समझ में आया कि युद्ध जो है लोगों की केवल हत्या करता है, बेवजह लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं, कुछ नहीं होता है हासिल। उसके बाद से लास्ट में क्या है, जीवन का जो अंत है वो हो ही जाना है, तो हम क्यों एक दूसरे को मारें। उनके समझ में आया और फिर उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। यहाँ पे बात हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जा रही है। उन्होंने अशोक के बारे में बताया। जैसा हम सब जानते हैं कि अशोक ही क्या थे जिन्होंने क्या किया था, कलिंग पे आक्रमण किया था, और उसी युद्ध के बाद से इन्होंने क्या किया था, युद्ध करना छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। सम्राट अशोक के बारे में उन्होंने बताया और ये कहा, और इन्होंने कहा कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ही न हो जाए। अब देखिए यहाँ पे चूँकि तानाशाही विचारधारा के व्यक्ति होते हुए भी स्टालिन ने एक शब्द नहीं कहा और ना ही कोई जवाब दिया। इतना प्रभाव इन्होंने स्टालिन के ऊपर छोड़ा। कम समय की मुलाकात थी, लेकिन जब बात होने लगी तो क्या हो गया, काफ़ी समय हो गया, दोनों लोगों में बात हुआ और अपने उतने ही बातों में इन्होंने इतना प्रभावित कर दिया कि स्टालिन जैसे व्यक्ति ने भी इतना कुछ कहने के बाद कुछ भी नहीं कहा। आप सोच सकते हैं कि कितनी इनके अंदर एक कुशाग्र बुद्धि था, कैसे बातों को रखना है, कैसे चीज़ों को कहना है, और अपने फिलॉसफी जिसके लिए जाने जाते हैं उसके तहत इन्होंने कैसे उससे बात किया। कितना बड़ा तानाशाह होकर भी क्या हो गया, वो एक शब्द भी नहीं इनसे बोला कि आप मुझको सलाह दे रहे हैं, जो कि बहुत कुछ बोलता था बहुत लोगों को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री की डेथ को देखा। पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, और इन्होंने दोनों ही बार गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। इसके साथ साथ ये 2 युद्ध को भी फेस किए। पहला 1962 में जो कि चीन से हुआ था हमारा युद्ध, और दूसरा 1965 में पाकिस्तान से। अब आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो क्या करते हैं, 2 प्रधानमंत्री की डेथ को फेस करते हैं, उसके साथ साथ 2 युद्ध भी इनके सामने होते हैं, तो कितना मुश्किल होगा इनके लिए वो समय। तो बड़ा मुश्किल समय था, लेकिन उस मुश्किल समय में भी इन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत ही पेशेंस के साथ संभाला और हर मुश्किल का सामना किया। एक बात और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको पहले कहना चाहिए था लेकिन मैं बाद में कह रहा हूँ कि 5 सितंबर को ही क्यों हम शिक्षक दिवस, टीचर्स डे मनाते हैं। हुआ ये कि इनके कुछ प्रिय शिष्य थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज इनके स्टूडेंट्स थे, और कुछ और भी लोग थे जो गए इनके पास इनका जन्मदिन मनाने के लिए। तो बहुत खुश हुए ये कि ठीक है, मेरा जन्मदिन मनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती जब मेरे जन्मदिन को एक टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता, तो ये मुझे ज़्यादा खुशी होती।
उसके बाद से इनके जो स्टूडेंट्स थे और जो लोग शामिल थे वो कहे ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हम एज अ टीचर्स डे के रूप में ही मनाएंगे। और तब से क्या हुआ, एज अ टीचर्स डे के रूप में इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे, कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ रहीं इनके लाइफ के बारे में। और ऐसे गुरु को सत सत नमन। पुनः आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे।